बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे शहर में जीवक बुद्ध विहार की ओर से बुद्ध गीतों का संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाने लगा। इस पावन अवसर पर अमरावती जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। धामनगांव रेलवे में जीवक बुद्ध विहार द्वारा बुद्ध गीतों का संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुद्ध पहाड़ कार्यक्रम में महिलाओं ने सामूहिक गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर उपस्थित अनुयायी बुद्ध गीतों से मंत्रमुग्ध हो गए। अमरावती जिले में पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है और सबसे ज्यादा नुकसान खेती को हुआ है। पिछले 6 दिनों में बारिश और हवा से रबी सीजन की फसलों को नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश से हजारों हेक्टेयर कृषि को नुकसान पहुंचा है। अचलपुर अंजनगांव तहसील के हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान प्याज और गेहूं की फसल को हुआ है। कई हेक्टेयर में प्याज, गेहूं और सब्जियां बर्बाद हो गई है। बारिश के कारण खेत में पानी भर जाने से खेत में रखे प्याज पानी में भीगने से सड़ गए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्याज की फसल को हुए भारी नुकसान से किसान बड़ी मुसीबत में है। प्याज के अलावा अन्य सब्जियां, केला और आम के फल बाग भी प्रभावित हुए हैं। सरकार की ओर से अभी तक पंचनामा शुरू नहीं किया गया है, इसीलिए किसानों की नजर इस बात पर टिकी है कि उन्हें असल में मदद कब मिलेगी। अंजनगांव तहसील में बेमौसम बारिश ने कई इलाकों में कहर बरपाया है। यहाँ अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा किसानों की सूद नहीं लिए जाने से किसान काफी नाराज है। बेमौसम बारिश के बाद बाजार में आम की कीमतों में काफी गिरावट आई है। 100 रुपए किलो बिकने वाला आम अब 50 रुपए किलो बिक रहा है। गर्मी के दिनों में अमरावती जिले में आम बड़ी मात्रा में बिकते हैं। शहर में 150 से 200 ठेलों पर आम बिक रहे थे। बेमौसम बारिश से पहले अमरावती के बाजार में आम की कीमत 100 रुपए किलो थी, लेकिन तूफानी हवाओं के कारण आम समय से पहले ही गिर गया। इसके कारण किसानों ने समय से पहले आम को पकाना शुरू कर दिया है। अब यही आम बाजार में बिक्री के लिए आ गया है। इससे बाजार में आम के दाम गिर गए। गर्मी में बारिश का मौसम होने के कारण आम की मांग अभी उतनी नहीं बढ़ी है। इससे आम की बिक्री पर असर पड़ा है। बैगनफली, लालबाग और दशहरी आम के दाम 50 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। अन्य आमों की कीमतों में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। आम के दाम में अचानक आई गिरावट से आम के किसान और व्यापारी खासे परेशान हैं। अमरावती में ग्रामीण भाग से तकनीकी शिक्षा ले रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने ओपन जिम की सामग्री तैयार की है। छात्रों ने व्यायाम के लिए 10 उपकरण तैयार किए हैं। संस्थान के सहसंचालक प्रदीप घुले ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को सशक्त बनाया जाए। ITI के सह संचालक प्रदीप घुले ने पत्र परिषद में इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली ट्रेनिंग का उद्देश्य आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और प्रत्येक छात्र के कौशल्य का विकास करना है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बेहतर कौशल विकसित करने के साथ साथ स्वरोजगार में रुचि पैदा करने के लिए छात्र का मार्गदर्शन किया जाता है। संस्थान के फिटर, वेल्डर और ट्रेनर ट्रेड के छात्रों ने ओपन जिम उपक्रम का कुशलता पूर्वक 10 उपक्रमों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि यह संस्था के लिए गर्व और प्रशंसा की बात है। छात्रों ने ओपन जिम के लिए लेग प्रेस, रोवर, स्काई वॉकर, चेस्ट प्रेस, स्टैंडिंग सिटिंग ट्विस्टर, शोल्डर बिल्डर, एयर वॉकर, सिंगल बार, साइकिल, डबल बार जैसे 10 व्यायाम उपकरण तैयार किए हैं। इसे बनाने में 2.5 लाख रुपए लागत आई है और इसकी बाजार कीमत 5 लाख रुपए है। वर्तमान में ITI को 10 ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और उपक्रमों के निर्माण के लिए फंड से आधी राशि राजस्व के रूप में एकत्रित की जाएगी। छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए। आम्ही साधारणतः हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे, आम्ही जोडाळीचे विद्यार्थी आहे। आम्ही हे इन्स्ट्रुमेंट 21 दिवसामध्ये कंप्लीट केलेले आहे। हे 10 प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि हे ओपन जिममधून लागणार आहे। बिकॉज आमच्या म्हणजे संस्थेला आमच्या महानगरपालिकेने ही दिलेलं आहे वर्किंग, त्यामुळे हे कसं तसं सरांनी सांगितलंच एक प्रकारे की ह्या गोष्टी जर आपण मार्केटमध्ये बघितल्या तर 8 ते 10 लाखात जातो। बट आम्ही आपल्या संस्थेकडून हे आम्ही स्वतः याच्यामध्ये आपलं पार्ट टाईम देऊन सगळ्या गोष्टी करून शिकून आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही तयार केल्या। म्हणजे आम्ही हे 10 विद्यार्थी मिळून आणि आमचे सर मिळून आम्ही हे 21 दिवसात 10 प्रकारचे ओपन जिम
इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत हे आम्ही बनवले, किंवा सगळे आम्ही हे स्वतः बनवले. एक अलग अनुभव आम्हाला मिळाला यातून, की बा आपण काहीही करू शकतो. आपण हर गोष्टी बनवताना स्वतःला आपण डिमोटिवेट करतो, बट आमचे सर असे आहेत की आम्हाला त्यांनी इतकं चांगलं मार्गदर्शन दिलं की आम्ही स्वतःला डिप्रेस समजत होतो, बट त्यांनी आम्हाला करेज दिली. सगळं होते, बेस्ट होते. जेव्हा आम्ही हे स्वतः इन्स्ट्रुमेंट बघितले तर असं वाटत नव्हतं की हे आम्ही मेड गेलेले आहे म्हणून. बिकॉज अनबिलिव्हेबल होतं हे सगळं. बिकॉज पहिला अटेम्प्ट आणि पूर्ण जिल्ह्यातून हा पहिला अटेम्प्ट आहे जो आमच्या संस्थेनं केला आहे. पिना बनवल्या, आणखी लेग मशीनवर पिना बुश वगैरे बनवले, आणखी बेंडिंग वगैरे सगळे पूर्ण पार्ट्सचे आम्ही बेंडिंग वगैरे पण केले. आणखी वेल्डिंगसुद्धा केली आम्ही. 21 दिवस लागले पूर्ण इन्स्ट्रुमेंट सेट करायला. त्यामध्ये 10 पार्ट्स आहे. प्रदीप घुले ने बताया कि ITI में कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र अधिक से अधिक रोजगारमुखी परीक्षण की ओर रुख कर सके. इसीलिए छात्रों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है. बेसिकली POTs ही जी योजना आहे शासनाची, ही फार जुनी योजना आहे. 2002 पासून ती जास्त कार्यरत झाली होती. त्या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना जे ITI मध्ये कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण दिलं जातं, त्या प्रशिक्षणातून दर्जेदार वस्तूची निर्मिती करायची, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कौशल्य आत्मसात होईल, त्यांना कॉन्फिडन्स निर्माण होईल आणि त्या वस्तूचं विक्री करून यातनं जो महसूल प्राप्त होईल, जो प्रॉफिट प्राप्त होईल, त्यातला निम्मा पैसा शासनाला महसूल होऊन जाईल आणि उर्वरित निधी जो पैसा आहे तो विद्यार्थ्यांना आणि संबंधित निदेशकांमध्ये वाटप होईल. याच्यामध्ये मुलांना अर्न अँड लर्न, शिकासोबत कमवा ही भावना जागृत होईल, त्यांना एक कॉन्फिडन्स वाढेल त्यांचा आणि त्यांना स्वयंरोजगाराची आवड निर्माण होईल. तर त्या उद्देशाने आपण हे ओपन जिमचा जो विषय होता ते प्रोडक्शनचा आपण ते सुरुवात केलेली आहे. याच्या अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये ज्या PPP पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप ही योजना आहे, त्या अंतर्गत एकूण 419 गव्हर्नमेंट ITI पैकी 250 ITI त्या योजनेअंतर्गत कार्यरत आहेत. माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रधान सचिव मॅडम आणि माननीय दळवी साहेब यांच्या सूचनेनुसार या सगळ्या ITI मध्ये आपल्याला ओपन जिम बसवायच्या होत्या, जेणेकरून त्या विद्यार्थ्यांकरता आणि परिसरातल्या लोकांकरता एक चांगलं दालन त्यांच्या हेल्थ कॉन्शियसनेस करता एक उपलब्ध होईल. त्याकरता एक सूचना आल्या होत्या की सगळ्या ITI मध्ये ओपन जिम विकसित कराव्या. सुरुवातीला लोकांनी मार्केटमध्ये विकत घेतल्या. नंतर आमच्या आदरणीय मॅडमचं असं म्हणणं होतं की आपण ITIचं प्रशिक्षण जे देतो त्या प्रशिक्षणाअंतर्गत आपण या जिम तयार करायला पाहिजे. त्यात मग आदरणीय दळवी साहेबांनी यात आम्हाला पाचारण केलं आणि त्यांनी म्हटलं की यू टेक इनिशिएटिव्ह आणि अमरावती ITI मध्ये तुम्ही याचं प्रोडक्शन सुरू करा. त्या अनुषंगाने आम्ही आमचे सहकारी प्राचार्य, उपप्राचार्य आणि आमचे गटनिदेशक, निदेशक यांनी एकत्रित आम्ही त्याचं प्लॅनिंग केलं. त्याच्याबद्दल आम्ही वारंवार मीटिंग घेतली. नंतर नाशिकला ट्रेनिंगला गेले आणि एक 10 आयटम आम्ही असे फायनल केले जे आपल्याला संपूर्ण व्यायामाकरता, पायापासून तो डोक्यापर्यंत सगळ्या अवयवाच्या व्यायामाकरता जे आयटम आपल्याला आवश्यक आहे ते आयटम आपण त्यातनं सिलेक्ट केले आणि त्या आयटमचं पूर्ण प्रोडक्शन 100% प्रोडक्शन आपण आपल्या ITI मध्ये केलं. अमरावती जिले के जैव विविधता से परिपूर्ण मेलघाट का क्षेत्र इस समय एक पेड़ के कारण चर्चा में है. मेलघाट के जंगल में रात के समय में चमकता पेड़ कई लोगों का ध्यान खींच रहा है, जबकि कई लोगों ने इसे भूतिया पेड़ समझा है. मेलघाट के जंगल में घूमते हुए चांदी की तरह दिखने वाला एक पेड़ आसानी से देखा जा सकता है. इस पेड़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है. इसकी छाल सफेद, भूरी और कभी लाल रंग की होती है. इसीलिए ये कभी कॉर्ड की तरह तो कभी रेडियम की तरह दिखाई देता है. चांदनी रात में ये पेड़ रेडियम की तरह चमकता है, इसीलिए ये आसानी से दिखाई देता है. गर्मियों में भी ये पेड़ रोशनी की वजह से चमकता है. रात के अंधेरे में चमकने के कारण इसे घोस्ट्री के नाम से जाना जाता है. ये पेड़ 25 मीटर तक ऊंचा होता है. ये पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, लेकिन विदर्भ के जंगल में भी ये पेड़ नजर आते हैं. जनवरी से ही इस पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं और इसके फूल झालरदार होते हैं और फल शुरू में लाल रंग के होते हैं और बड़े होने पर हरे रंग के हो जाते हैं. अप्रैल मई में सूर्य की गर्मी से बीज निकल आते हैं. ताजे बीज बहुत चमकदार होते हैं. इसकी छाल का उपयोग कपड़ा और रस्सी बनाने में किया जाता है. आदिवासी लोग इस पेड़ के बीजों को इकट्ठा करके भून कर खाते हैं, जबकि लकड़ी का उपयोग हल्के फर्नीचर, कृषि उपकरण आदि में किया जाता है. जबकि पेड़ से निकलने वाले गोंद में औषधीय गुण होते हैं और ये टॉनिक है. इस गोंद का उपयोग मिठाइयाँ, दवाइयाँ, कैप्सूल्स, सौंदर्य प्रसाद, टूथपेस्ट में किया जाता है. इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफी मांग है. इसके गोंद के कारण इस पेड़ को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है. इसीलिए ये पेड़ विलुप्त होने के कगार पर है. इस पेड़ के बारे में अब जागरूकता फैलाई जा रही है. ते झाड ओरिजिनल त्याचं नाव त्याला कढई असं म्हणतात. कढई म्हणण्याचं कारण की त्याची जी पानं आहेत ती कढईच्या आकाराची म्हणजे मोठी असतात आणि त्याला दुसरं नाव जे स्थानिक भाषेमध्ये म्हटलं जातं त्याला भुत्या. भुत्या म्हणायचं कारण असं की हे झाड उन्हाळ्यामध्ये
आपली पूर्ण पानं गाळून टाकतं आणि पानं गाळून टाकल्यानंतर फक्त फांद्या राहतात आणि या फांद्या रात्री रेडियमसारख्या चमकतात. दिवसातनं 2-3 वेळा हा आपला रंग बदलतो आणि रेडियमसारख्या चमकत असल्यामुळे बऱ्याचशा जणांना वाटतं की कुणीतरी उभं आहे आणि त्यामुळे त्याला भुत्या किंवा घोस्ती असं म्हटलं जातं. तसं हे झाड बऱ्यापैकी नामशेष व्हायला लागलेलं आहे. आदिवासी मंडळी या झाडाची पूजा करतात, ते झाडावर चढत पण नाहीत. मात्र जी काही व्यावसायिक मंडळी आहे ती फर्निचर वगैरे तयार करायसाठी, शोभिवंत साहित्य तयार करायसाठी त्या झाडाला कापतात आणि मग त्याच्यापासून साहित्य तयार होतं. या भुत्याचं सर्वात महत्त्वाचं जे वैशिष्ट्य जर म्हटलं तर उन्हाळ्यामध्ये जी काही 5-10 झाडं राहतात, ज्यांना फुलं येतात आणि ज्यांचा पक्ष्यांना सहारा होतो, त्यामधलं एक आहे. या झाडावर आत्ता जर तुम्ही बघितलं तर बऱ्यापैकी पक्ष्यांचा वावर आपल्याला दिसतो. याच्या बिया वगैरे ते खातात आणि त्यांचं उदरभरण याच्यावर होतं. आदिवासी मंडळी या झाडाला टेकलेचं झाड असं सुद्धा म्हणतात आणि याच्या ज्या पडणाऱ्या बिया आहेत यांना भाजून ते खातात. सर्वात महत्त्वाचं, या झाडाचं जे डिंक आहे ते खूप महाग विकल्या जातं आणि त्या डिंकासाठी पण या झाडाची थोड्याफार प्रमाणामध्ये कत्तल केल्या जातं. तर मेळघाटामध्ये हे फार कमी झाड दिसतं. तर या झाडाचं संवर्धन होणं गरजेचं आहे, त्याला वाढवणं गरजेचं आहे. कर्नाटक की सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर बैन लगाने की चुनावी वादों को लेकर बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को अमरावती के राजकमल चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी से अपना वादा वापस लेने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। तो भारत माता की जय। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कर्नाटकमध्ये सध्या चुनाव आहे, त्या चुनावी घोषणापत्रामध्ये काँग्रेस पार्टीने बजरंग दलावर आम्ही सत्तेत आलो तर बजरंग दलावर बॅन आणू. जो बजरंग दल या देशात सेवा कार्य, धर्म कार्य, सुरक्षा कार्य करते, अशा बजरंग दलावर ज्या सरकारने सत्तेमध्ये आल्यावर आम्ही बंदी आणू, अशा या काँग्रेस सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. आणि यावेळेस त्यांनी बजरंग बलीलाच आव्हान केल्यासारखं हे काम आहे. जे रावणाने चूक केली होती तीच चूक आता काँग्रेस करत आहे. म्हणून बजरंग दलनं ठाणलं आहे की आता काँग्रेस मुक्त भारत केल्याशिवाय हा बजरंग दल शांत बसणार नाही. अमरावती में 14 मई को गोरक्षा यात्रा निकाली जाने वाली है। इस यात्रा के लिए राजकमल चौक पर एक कार्यालय बनाया गया है। गुरुवार शाम को इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राज्य और अमरावती जिले में मवेशियों की चोरी, तस्करी और हत्या को रोकने के लिए कानून को मजबूत किया जाना चाहिए और गोजातीय पशुओं की रक्षा के लिए एक अलग समिति बनाई जानी चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। गाय के महत्व के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग से गाय और अन्य जानवरों को नुकसान न हो, इसी उद्देश्य से जन जागृति के लिए ये गो रक्षा यात्रा निकाली जाएगी। अमरावती के लोगों और सभी हिंदू भाइयों और बहनों से इस यात्रा में भाग लेने की अपील की गई है। ये यात्रा 14 तारीख से शाम 4 बजे गांधी चौक से इरविन चौक तक निकाली जा रही है। इसीलिए इस यात्रा की नियोजन के लिए ये कार्यालय शुरू किया गया है। ज्या गायीला महाराजींनी सांगितल्याप्रमाणे की गायीचे अनेक उपयोग आहेत, गोवंशाचे अनेक उपयोग आहेत आणि त्या सगळ्या उपयोगाला आम्ही वापरतोय की नाही हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारायला पाहिजे. आणि गायीच्या कुठल्याही बाय प्रॉडक्ट, दूध असो किंवा दूध जरी नाही आहे तरी गोवंशाच्या बाकीचे जे आहे गोबर आणि पंचगव्य या सगळ्या प्रोडक्ट्सला, गोवंशाच्या सगळ्या प्रोडक्ट्सला बिना भाव करून आपण विकत घ्यायला पाहिजे, काही भाव नाही. अमरावती जिले के तिवसा तहसील के ब्राह्मणवाड़ा गोविंदपुर निवासी सुधीर गजबिये के खेत में एक अजगर घुस गया था। सर्प मित्र की मदद से अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया।
गर्मी के दिनों में रेंगने वाले अजगर और सांप निकलने लगते हैं। खेत जैसे जगहों पर सांप और अजगर ज्यादा होते हैं। सुधीर गजबिये का ब्राह्मणवाड़ा के गोविंदपुर में खेत है। आज सुबह करीब 9 बजे के बीच जब वो अपने खेत में थे तो उनके खेत में एक अजगर दिखाई पड़ा। उन्होंने तुरंत सर्पमित्र शुभम विघे और भूषण निकोसे को सूचना दी। सर्पमित्र ने वहां पहुंचकर रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ लिया। उसे एक बोरे में कैद कर इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। यह अजगर 11 फुट लंबा था। इसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। संत श्री परमहंस परशुराम महाराज की 123वीं जयंती के अवसर पर श्री शैव गुरु हितकारिणी मंडल द्वारा अमरावती में सामूहिक पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में श्री क्षेत्र पिंपलोद यह परम पावन परमहंस पराशरम महाराज की कर्मभूमि है। उनकी 123वीं जयंती के अवसर पर यह सामूहिक पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन की जानकारी भूषण पुसतकर ने दी। शंकरराव परंपरेने करी उत्सव 4 एकर शेत या उत्सवात लिहिलेले यशोदाबाईने महाराज की जय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। श्री संत परमहंस महाराज जयंती निमित्त श्री नीलकंठेश्वर संस्थान इथे भव्य पारायण सोहळ्याचे आयोजन केले होते। या पारायण सोहळ्यात मोठ्या प्रमाणात महिला भगिनींनी सहभाग नोंदवला। त्याचप्रमाणे उद्या श्री संत परशुराम जयंती निमित्त भव्य बाईक रॅलीचे आयोजन श्री नीलकंठेश्वर देवस्थान इथून करण्यात आलेले आहे। या बाईक रॅलीला सर्व समाज बांधवांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन आमच्या समाजाचे अध्यक्ष माननीय शरददादा देवरंकर यांनी केलेले आहे। तरी सर्व समाज बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहावे। धन्यवाद। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।